डॉक्टर दीपिका समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बीएड फर्स्ट ईयर के शैक्षिक तकनीक व आईसीटी के इस वीडियो में जो कि थर्ड पेपर है, इसके अंतर्गत सेकंड यूनिट चल रहा था जो शिक्षण का यूनिट है। इसमें हमने पिछले वीडियो में शिक्षण के सिद्धांतों की बात की थी और जो यह वीडियो है वो हम शिक्षण के स्तर की बात करेंगे कि शिक्षण का स्तर क्या क्या है। तो जो भी हमारे साथी नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ अपने अन्य साथी जो इस के हैं उनको शेयर अवश्य करें, क्योंकि यह वीडियो टीटी, यूपी टेट, किसी प्रकार का टेट हो, सुपर टेट, इन सब के लिए, बीएड फर्स्ट ईयर के साथ साथ इन सब के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे उनको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना वीडियो। तो शिक्षण के स्तर, शिक्षण में जैसे जानते हैं आप कि जब शिक्षण प्रक्रिया होती है तो छात्र और शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया होनी जरूरी है, और यह अंतःक्रिया पाठ वस्तु के माध्यम से होती है, जो कि जो अंतःक्रिया होती है वो पाठ वस्तु के आधार पर ही छात्र और शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया करता है। तो वही कह रहा है, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ वस्तु एक महत्वपूर्ण उपागम है जिसके बिना शिक्षण संभव नहीं। जब तक पाठ वस्तु नहीं होगा तो उनके बीच अंतःक्रिया संभव नहीं हो सकती। अतः एक ही पाठ वस्तु को शिक्षण उपागम परिस्थिति विचारहीन से लेकर विचारपूर्ण स्थिति तक ले जा सकती है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम शिक्षण जो पाठ वस्तु है, जो हम शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया द्वारा शिक्षक प्रस्तुत करता है, वो विचारहीन से लेकर विचारपूर्ण तक ले जाती है। हम इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि वो विचारहीन के रूप में भी ग्रहण करता है और विचारपूर्ण तक भी ग्रहण करता है। तो ये जो इस तरह से चढ़ता है विचारहीन से विचारपूर्ण, उसी को कहते हैं शिक्षण के स्तर। विचारहीन स्तर जो होता है वो कहलाता है स्मृत स्तर, और विचारपूर्ण स्तर जो कहलाता है वो कहलाता है चिंतन स्तर। कौन सा स्तर? चिंतन स्तर कहलाता है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला स्मृत स्तर। स्मृत स्तर हमने जैसे कहा कि विचारहीन स्तर है, साफ साफ इसमें भी लिखा है कौन सा स्तर है, विचारहीनता पाई जाती है इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत रटने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। किस पर वो जोर दिया जाता है? रटने पर ज्यादा। जहां पर साफ साफ देखिए लिखा है पत्ते स्मरण तथा रटने की क्रिया को ज्यादा जोर दिया जाता है। ये भी चीजें, जो भी सूचनाएं हम बताते हैं वो हमारे कहाँ तक आता है? मस्तिष्क में आता है। तो वही चीजें बच्चों को सबसे पहले क्या है, इसके विचारहीनता पाई जाती है, और ये किस पर? रटने और पत्ते स्मरण पर इसके द्वारा ज्यादा जोर, इस प्रकार का जो शिक्षण है उसमें ज्यादा जोर दिया जाता है जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। और इसमें एक चीज ये है, ये छोटे बच्चों के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मानसिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं उन वो भी इसके द्वारा टीचिंग कर लेते हैं, वो भी इसके द्वारा समझ लेते हैं, क्योंकि वो कोई भी चीज को याद उनको भी हम करवा सकते हैं। तो वही चीज है कि मानसिक रूप से मंद बालकों या पिछड़े बालकों के लिए भी ये विधि इंपॉर्टेंट है, ये स्तर इंपॉर्टेंट है। ये बात नहीं है कि ये विचारहीन स्तर है तो इसका कोई महत्व नहीं है, इसका भी बहुत महत्व है, क्योंकि कुछ चीजें जो हम है इसी द्वारा ही याद करते हैं। भाई पहाड़े हुए, जैसे इसमें देखिए लिखा है कविता पाठ है, शब्दार्थ है, अब संस्कृत के रूप है, पहाड़े हैं, गिनतियां हैं, वर्तनी है, ऐतिहासिक घटनाएं, ये सब किसके द्वारा? स्मृत स्तर के द्वारा ही हम अपने मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं। और या यूं कहें ये सबसे ज्यादा इस प्रकार की चीजों के लिए ये सबसे ज्यादा प्रभावकारी है। बोध स्तर और चिंतन स्तर से ज्यादा प्रभावकारी है, इन सब चीजों के लिए ये ज्यादा प्रभावकारी है। और इसीलिए कहा गया है कि शिक्षण का अधिक प्रभाव अतः स्मृत स्तर का पूर्ण रूप से बहिष्कार संभव नहीं है। इसका अपना मूल्य, अपना क्षेत्र है। क्या कह रहा है? अपना मूल्य, अपना क्षेत्र है, और इस स्तर पे का ज्ञान पाए बिना बोध और चिंतन स्तर का कार्य नहीं किया जा सकता।
जब तक कोई भी चीज़ आप मस्तिष्क में नहीं लेंगे, स्मृति में नहीं लेंगे, तब तक उस चीज़ को समझना या उसके बारे में चिंतन करना संभव नहीं होगा। अतः यह स्तर विचारवान स्तरों के लिए आधारशिला प्रदान करता है। किसके लिए? विचारवान स्तरों के लिए। पहली बात तो यह प्रत्यय स्मरण और रटने पर बल देता है। किस पर? प्रत्यय स्मरण और रटने पर बल देता है। सार्थक चीजों को ये जल्दी क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। ये मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि उनको भी अच्छे से ये इसके द्वारा हम सिखा सकते हैं या उनको भी शिक्षण करा सकते हैं। ये कुछ चीज़ों के लिए ये सबसे ज़्यादा, इस स्तर का शिक्षण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे रूप याद करना, पहाड़े याद करना, गिनती याद करना, कुछ घटनाएं याद करना, तिथि सन वगैरह याद करना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ ये जो अन्य स्तर है, जो दो स्तर है, बोध और स्मृत स्तर, उनके लिए ये आधार प्रदान करता है। बिना स्मृत स्तर के हम बोध और चिंतन स्तर पर नहीं पहुंच सकते। स्मृत स्तर के प्रतिमानों को, जितने भी स्तर हैं उन प्रतिमानों को चार भागों में, प्रतिमान जो पक्ष है वो चार पार्टों में है। पहला उद्देश्य, फिर संरचना, फिर सामाजिक उद्देश्य और फिर मूल्यांकन। ठीक, तो पहली बात, इसका जो स्मृत स्तर का उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है हम ध्यान रखिए। एक चीज ये भी बता दें कि स्मृत स्तर प्रतिमान का जो प्रतिपादक है वो हार्वर्ड महोदय हैं, जिनको पंचपदीय प्रणाली दिया है, पाठ्य योजना की पंचपदीय प्रणाली आपने सुना होगा, उन्होंने दी है। आगे हम बात भी करेंगे। तो ये क्या है? मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण करना। किस चीज का? जो मानसिक पक्ष है उसका प्रशिक्षण करना, तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, सीखे गए तथ्यों को याद करना और सीखे गए तथ्यों का पत्ता स्मरण एवं पुनः प्रस्तुत करना। ध्यान रखिएगा, जो भी मानसिक पक्ष है उसका प्रशिक्षण, साथ साथ हम जो भी चीज़ें बताते हैं शिक्षण के तहत, जो भी बच्चों को ज्ञान प्रदान करते हैं, जो भी कम्युनिकेशन के थ्रू जो भी सूचनाएं देते हैं, उस तथ्यों का क्या करना? ज्ञान प्रदान करना। और ज्ञान इस प्रकार प्रदान करना कि उन्हें याद हो, और उसके लिए और साथ साथ वो प्रत्यय स्मरण कर सके, पुनः बता सके। प्रत्यय स्मरण क्या है? कोई भी चीज, जब हम जैसे एक उदाहरण द्वारा आपको समझाते हैं कि प्रत्यय स्मरण है क्या। प्रत्यय स्मरण को इंग्लिश में रिकॉलिंग कहते हैं, और अभिज्ञान, और पुनः प्रस्तुतिकरण रिकॉलिंग कहते हैं। जैसे आपसे पूछा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपने सोच के बताया कि जवाहरलाल नेहरू। तो आपके दिमाग में है, उसको क्या कहा आपने? सोचा, रिकॉलिंग किया, रिकॉलिंग करके आपने बताया कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो उसी को कहते हैं प्रत्यय स्मरण, रिकॉलिंग करना। तो ये चीज करना, इतनी काम करना ही इसका क्या है? स्मृत स्तर शिक्षण का उद्देश्य है कि उसको ज्ञान प्रदान करना, उसको दिमाग में बनाए रखना, मतलब याद रखना, और जब भी उसकी जरूरत पड़े उसको बाहर लाना, उसको हम बता सकें। ठीक, अब इसकी बात करते हैं संरचना, किस प्रकार की संरचना काम करता है। तो यह शिक्षण पद्धति हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली पर कार्य करता है। या पूछ ले, आपका क्वेश्चन आ जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हार्वर्ड पंचपदीय प्रणाली जो है हार्वर्ड की, वो किस स्तर पर आधारित है? स्मृत स्तर, बोध स्तर या चिंतन स्तर? तो वो किस स्तर पर आधारित है? स्मृत स्तर पर आधारित है। ध्यान रखिए, हार्वर्ड पंचपदीय पाठ योजना आप बनाते होंगे तो उसमें आपको ये बताया गया होगा। तो ये क्या है? सबसे पहले क्या होता है? प्रस्तावना, तैयारी और उद्देश्य कथन। सबसे पहले क्या करते हैं? पाठ योजना जब बनाते हैं और सारा चीज लिखने के बाद क्या करते हैं? प्रस्तावना, प्रश्न पूछते हैं। बच्चों क्या करते हैं? प्रस्तावना, और फिर उसका उद्देश्य कथन करते हैं, जो आपको टॉपिक पढ़ाना है उससे संबंध। फिर आप प्रस्तुतिकरण पे आते हैं, फिर उनके बीच क्या है? रिलेशनशिप बताते हैं, तुलना बताते हैं कि दोनों के कोई चीज जो होती है उसके बीच तुलना करके उसके संबंध में या उनके बीच के संबंधों को आप उजागर करते हैं, तुलना करते हैं या उनके बीच के संबंधों को बताते हैं, और निष्कर्ष, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर उसका नियम को बता देते हैं। और साथ साथ इसमें प्रयोग एवं अभ्यास पर बल देते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा कि जो स्मृत स्तर का शिक्षण है उसमें प्रयोग एवं अभ्यास बहुत जरूरी है।
क्योंकि बिना अभ्यास के कोई भी चीज दिमाग में नहीं लाई जा सकती, इसलिए बार बार इसके अंतर्गत अभ्यास कराया जाता है। जब भी पंचपदीय प्रणाली प्रयोग किया जाएगा पाठ्य योजना में तो इस तरह से बनाया जाएगा। इसका इसके में सामाजिक प्रणाली क्या है? कक्षा में शिक्षक अधिक सक्रिय रहते हैं। ध्यान रखिए, इस प्रणाली में शिक्षक कौन कौन ज़्यादा सक्रिय रहते हैं? शिक्षक ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, छात्र नहीं। शिक्षक ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और आगे वालों में छात्र सक्रिय रहते हैं। लेकिन इसमें क्या है? शिक्षक ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। यह छात्रों के सामने पाठ वस्तु को प्रस्तुत करता है, उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और परिणाम प्रदान करता है। भाई शिक्षक ही ज़्यादा सक्रिय है, वो आता है, छात्रों को बताता है, कक्षा परिस्थिति को अपने कंट्रोल में रखता है और उनको सीखने के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए मोटिवेट करता है कि वो ज्ञान ग्रहण कर सके। यहाँ शिक्षक का स्थान प्रमुख और छात्र का स्थान क्या होता है? गौड़ होता है। किसका स्थान? छात्र का स्थान गौड़ होता है। शिक्षक जैसा बताते हैं, छात्र उसको आदर्श मानते हुए चुपचाप उसका क्या करते रहते हैं? अनुसरण करते रहते हैं। भाई छोटे बच्चों को ये चीजें भी है, छोटे बच्चों के लिए ये स्तर बड़ा इंपॉर्टेंट है। छोटे बच्चों को इसी स्तर से सिखाया जाता है एक चीजें। हम लोग भी सीखते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छोटे बच्चों को जो शुरुआत में सिखाया जाता है, इसी स्तर पर से सिखाना शुरू करते हैं। भाई हम लोग भी याद करते हैं बहुत सारी चीज़ें। क्या है याद? अभी हमने कुछ चीज़ें बताया कि रूप, पहाड़, गिनती, ऐतिहासिक घटनाएं वगैरह हम को जानने या उसको ग्रहण करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? स्मृति स्तर। तो इस अवस्था में भी हम और बोध और चिंतन स्तर पहुंचने के लिए भी हमें स्मृति स्तर का शिक्षण जरूरी है। ध्यान रखिए, तो ये स्तर चाहे छोटे बड़े कहीं कभी भी हम सीख रहे हो, यह स्तर हर जगह काम आता है। तो ये चीज ये भी है और साथ साथ ये छोटे बच्चों को स्पेशली इसी स्तर पर ही पढ़ाया जाता है। उनमें जो छोटे बच्चों प्राइमरी स्तर के, उनको बोध स्तर पर नहीं लाया जाता शुरू में। तो वही अनुसरण जैसा शिक्षक कहता है वैसा करते रहते हैं। भाई छोटे बच्चों को देखो, रेम्स, गिनती, पहाड़े हम बार बार अभ्यास द्वारा भी सिखाते हैं, बार बार बोल के सिखाते हैं और शिक्षक जैसे कहता है वैसे बच्चे करते रहते हैं। मूल्यांकन का क्या करें? लिखित और अलिखित दोनों, लिख के भी कराते हैं और ओरली सुनकर भी करते हैं। ये रटने की क्षमता पर जोर देते हैं। तो हम देखे छोटे बच्चों को कहते हैं रेम सुनाओ, मौखिकी उनका ज़्यादा होता है, चलो एक रेम सुना दो, एक कविता सुना दो, अच्छा 5 का पहाड़ा सुना दो, 10 का ये सुना दो। इस तरह से हम करते हैं। अब बड़े क्लास में भी इस पर होता है। भाई वाइवा होता है तो ये पूछते हैं, बताइए ये बताओ वो बताओ। तो वो सारी चीज वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्यास्मरण विज्ञान के महत्वपूर्ण होते हैं। भाई जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्यास्मरण विज्ञान के पद विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। भाई जितने भी देखिए इस समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया BA फर्स्ट ईयर में वस्तुनिष्ठ रूप से परीक्षाएं होती, वहाँ पर भी रटने पे ही बोला है। प्रत्यास्मरण हमने आपको बताया, और रिकोज नया विज्ञान जिसको हम पहचानते हैं, जैसे बहुविकल्पीय और ये सारे हो गए, ये सारे प्रत्यास्मरण के जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई या वन वर्ड वाले हो गए, ये हो गए प्रत्यास्मरण के। और अभिज्ञान वाले सत्य, सत्य, बहुविकल्पीय, मिलान, ये सब उसके पद होते हैं। तो इसके द्वारा भी हम मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन स्मृति स्तर के मूल्यांकन की यही विधियां, इस तरह से हम मूल्यांकन कर सकते हैं। अब बात करते हैं बोध स्तर, स्मृति स्तर के सुझाव। बोध स्तर पर आने से पहले स्मृति स्तर का शिक्षण करते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, कौन सा सुझाव और सजेशन है कि इनको ध्यान में रखकर स्मृति स्तर का शिक्षण करना चाहिए, वो ये है कि पाठ वस्तु को सार्थक बनाया जाए। पहली बात क्या किया जाए कि पाठ वस्तु को सार्थक बनाया जाए, सार्थक रहे। पाठ वस्तु को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाए, सार्थक रूप में और समग्र रूप में सारी जो इन्फॉर्मेशन दी जाए वो पूर्ण दी जाए, आधे अधूरी न दी जाए और क्रमबद्ध रूप में दिया जाए। साथ साथ अभ्यास के लिए समय दिया जाए। ये चीज हमने कहा स्मृति स्तर के शिक्षण के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। जब तक अभ्यास नहीं देंगे स्मृति स्तर का शिक्षण नहीं हो सकता, आपको कोई चीज याद नहीं हो सकता। थकान के समय विश्राम की भी जरूरत है। जब थकान हो जाए तो उस समय क्या है,
विश्राम भी जरूरी है। और साथ साथ जब कोई चीज़ याद हो जाए तो उसके लिए उचित पुनर्वलन भी दिया जाना जरूरी है। इस स्तर में केवल ज्ञान प्राप्त, कोई भी चीज़ या इन्फॉर्मेशन या सूचना प्राप्त करने तक ही सीमित होता है, और पुनरावृत्ति जो भी चीज़ें की जाए, जो भी चीज़ दोहराई जाए, वो एक लय में की जाए। ये इसके कुछ सजेशंस हैं। अब बात करते हैं बोध स्तर शिक्षण की। बोध स्तर शिक्षण के क्षेत्र में एक, अगर कहा जाए कि ज्ञान के बाद आता है बोध स्तर। बोध स्तर कोई भी चीज़ जब हम समझते हैं, या जो चीज़ ज्ञान हमने प्राप्त किया, जो भी चीज़ें सूचनाएं हमने प्राप्त की, उस सूचनाओं का मतलब क्या है, वो चीज़ अगर जब हम समझते हैं कि ये क्यों है, ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें जब हम समझने लगते हैं तो वो बोध स्तर का शिक्षण कहलाने लगता है। तो इसीलिए कहा गया है कि बोध स्तर का जो शिक्षण है अत्यंत, या बोध का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। उसके हार्वर्ड थे, और इसके मॉरिस और बिक्की इसके जन्मदाता हैं बोध स्तर शिक्षण के। उन्होंने कहा कि विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध जानना, विभिन्न तत्वों में क्या है संबंध देखना। अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए 3 बातें उन्होंने बताई। कहा है कि विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध देखे, तत्वों के संचालन के रूप में देखना, तत्वों के संचालन के रूप में देखना, और तत्वों के संबंध और संचालन के को समन्वित करना। पहली बात क्या करना, संबंध देखना, और साथ साथ फिर है कि तत्वों का संचालन कैसे करना है वो जानना, और फिर संचालन और समन्वय, संचालन और संबंध को एक साथ समन्वित करना। अगर ये चीज़ें आ गई तो इसका मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का शिक्षण हो रहा है। मतलब जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है कि उसमें वो आपस में उनका क्या संबंध है। भाई दो और दो, 2+2 4 होते हैं, 2 भी 4 होते हैं, क्यों होते हैं, ये सारी चीज़ें आप समझ में अगर आ रही हैं, क्यों कराया जा रहा है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें जानना ही क्या कहलाता है, बोध स्तर का शिक्षण कहलाता है। और इसमें साफ साफ ये कहा गया है बोध स्तर के शिक्षण के लिए ये जरूरी है कि इसमें तक का शिक्षण हो चुका हो, ज्ञान आपको प्राप्त हो गया हो। जब तक कोई चीज आपको अंदर सूचना आएगी नहीं तब तक उसको समझेंगे कैसे। कोई सबसे पहले क्या है, कोई चीज आती है तो आपके मेमोरी में आती है, तो वो क्या है, स्मृत स्तर का। जब तक आप उसको जान नहीं लेते, उसके अंदर आपका दिमाग में नहीं बैठ जाता, फिर उसको आप समझते हैं। कोई भी चीज याद करने के बाद फिर उसको समझते हैं। तो वही कह रहा है कि स्मृत स्तर का शिक्षण हो चुका, इसके बिना बोध स्तर का शिक्षण सफल नहीं हो सकता। शिक्षक इस स्तर में छात्रों को सामान्यीकरण, सिद्धांतों तथा तत्वों के संबंध का बोध कराता है। सामान्यीकरण, कोई भी चीज, किसी भी चीज के बारे में एक नियम या एक जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण मतलब जनरलाइजेशन, एक नियम विकसित कर लेना कि हाँ, जैसे कोई भी तरल पदार्थ किसी भी पात्र में अपना, जिस पात्र में भरा जाएगा अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। क्योंकि हम देखते हैं गिलास में भरा गया तो उसका स्थान ग्रहण किया, लोटे में भरा गया उसका स्थान ग्रहण, जग में भरा गया उसका। तो ये जब देखते हैं कि जो भी चीज में डाल रहे हैं तरल पदार्थ उसका ही रूप ग्रहण कर ले रहा है, तो ये सामान्यीकरण दिमाग में विकसित हो गया कि कोई भी चीज जब डालेंगे या तरल पदार्थ को जिस भी पात्र में रखेंगे वो उसका रूप ग्रहण कर लेगा। तो ये एक सामान्यीकरण उसके दिमाग में विकसित हो गया, नियम विकसित हो गया, सिद्धांत विकसित हो गया। तो वही कह रहा सिद्धांत तथा तत्वों के संबंध में बोध कराता है, वो उसको समझ में आ गया। तथा शिक्षण प्रक्रिया का अर्थपूर्ण एवं सार्थक बनाता है। जैसे वो विचारहीन था, वो बता नहीं पाता था क्या, बस रट्टे पर बल देता था, लेकिन ये अर्थपूर्ण एवं सार्थक, उसका अर्थ समझाता है एवं सार्थक बनाता है। कहा गया, देखिए, बोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समझ पाठ वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले। भाई छात्र के समझ शिक्षक इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि छात्रों को अधिक से अधिक उसको समझने का अवसर मिल सके, छात्र अपनी सूझबूझ को उत्पन्न करके उस चीज को समझ सके। ये कह रहा है छात्रों आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। इस प्रकार के शिक्षण में छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। पहले में कौन ज्यादा सक्रिय रहता है,
शिक्षक सक्रिय रहता है, छात्र बहुत कम सक्रिय रहता है। इसमें दोनों सक्रिय रहते हैं, लेकिन जब चिंतन स्तर आएगा उसमें हम बताएंगे उसमें छात्र ज़्यादा सक्रिय रहता है। तो ये चीज़ है, शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय है। बोध स्तर का शिक्षण उद्देश्य केंद्रित और सूझबूझ से युक्त होता है। छात्र के समझ शिक्षक इस प्रकार की परिस्थिति या इस प्रकार कोई भी चीज टॉपिक या पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करता है कि छात्रों को उसको समझने का अवसर ज़्यादा मिलता है। रटाने का काम स्मित स्तर में करता है, इसमें समझाने का काम ज़्यादा करता है कि वो समझे कि जो बताया जा रहा है उसका मतलब क्या है, उसके अर्थ को जाने, उसके कॉन्सेप्ट को जाने, उसके सिद्धांत को जाने कि क्या कहना चाह रहा है। उसके लिए वो सूझबूझ और दिमाग का प्रयोग करता है। ठीक, मूल्यांकन के निबंधात्मक वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार की प्रणाली का अनुसरण किया जाता है जब इसका मूल्यांकन किया जाता है। यह तथ्यात्मक तथा विवरणात्मक दोनों हो सकते हैं। तथ्य के रूप में भी हो सकता है, विवरण के रूप में हो सकता है, दोनों। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में प्रत्यास्मरण, अभिज्ञान, लघु उत्तरीय का प्रयोग किया जा सकता है। वो ये सारी चीज़ें हैं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में जो हम प्रत्यास्मरण, अभिज्ञान, लघु उत्तरीय प्रश्न, ये सारी चीज़ें हम समझ के भी याद करते हैं। एक तो रट भी लेते हैं और समझ के भी, रटने के बाद ये चीज़ उसको समझ में ले लेते हैं कि फिर उसको रटने की जरूरत नहीं। कोई भी चीज़ आता है तो दिमाग लगा के हम उसका सही उत्तर या रिकॉलिंग करके हम सही उत्तर लिख सकते हैं। इसका मॉडल देखते हैं, क्या मॉडल है इसका। मर्सस ने बहुत अच्छा जो बौद्ध स्तर शिक्षण प्रतिमान है या मॉडल जो प्रस्तुत किया बौद्ध स्तर का, उसका उद्देश्य क्या है कि प्रत्यय का स्वामित्व प्रदान करना। जो भी प्रत्यय कॉन्सेप्ट हमने ग्रहण किया है उसमें मास्टरी प्रदान करना, कि मास्टरी आ जाए कि हाँ ये समझ में आ जाए पूरी तरह। ये मेन है भाई। हमने उसको स्मित स्तर में तो वो ये है ही कि हमारे दिमाग में आ जाए, उसको रिकॉलिंग और प्रत्यय स्मरण की ज्ञान विकसित हो जाए। तो इसका उद्देश्य क्या हुआ कि उसमें सामित्व, वो चीज़ समझ में आता है, उसका अर्थ समझ में आता है। वही कह रहा है कि इसमें क्या है, सामित्व प्रदान हो जाना। पत्ते जो चीज़ समझ रहे हैं, जो चीज़ आया है उसके प्रति सामित्व प्रदान। और ये कैसे संरक्षित होगी, सिंथेटिक क्या है, कैसे ये करा जाएगा। तो इसके बीच 5 सोपान। पहला क्या, अन्वेषण। तो एक्सप्लोरेशन करना, अन्वेषण करना मतलब कोई भी चीज़ जो है उसके लिए एक्सप्लोरेशन किया जाए। फिर क्या किया जाए, प्रस्तुतिकरण किया जाए। कोई भी चीज़ लाया जाए, बताया, पहले ध्यान रखिए, अन्वेषण करना, कोई भी चीज़ उसको लाया जाए, बताया जाए, समझाया जाए, वो क्या हो गया, अन्वेषण करना हो गया। फिर है प्रस्तुतिकरण करना, फिर उसके बारे में क्या कर सके, प्रस्तुतिकरण करें, प्रेजेंटेशन करना। और फिर वो आपके आत्मीकरण, आपके आत्मा में या आपके अंतर्मन में वो चीज या वो ज्ञान एकदम समझ में आ जाए। वो आत्मीकरण आप उस चीज का, उस कॉन्सेप्ट का या उस तथ्य का कर सके। साथ साथ फिर व्यवस्था, सही से उसको व्यवस्थापित कर सके। और अव्यक्तिकरण, फिर उसको आप अव्यक्त कर सके। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट इसमें चलता है कि कोई भी चीज़ है उसके बारे में आप नई खोज, अन्वेषण विकसित कर सके, फिर उसका प्रस्तुतिकरण तक आ सके, फिर वो आपके आत्मिक में आत्मबोध कर सके, तथा उसको एक नई व्यवस्था के रूप में, एक नए सिस्टमैटिक रूप में उसको ऑर्गेनाइज करके उसको आप अभिव्यक्तिकरण या उसको आप बता सकें जो भी चीज़ें बताई गई। अगर इसकी सामाजिक व्यवस्था की बात करा जाए कि सामाजिकता ये शिक्षक व्यवहार का नियंत्रण करती है। अभी तक उसमें क्या था, शिक्षक व्यवहार ज़्यादा होता था। इसमें क्या है, शिक्षक व्यवहार का नियंत्रण होता है। शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। छात्र अपने ध्यान रखिए, शिक्षक उसमें शिक्षक ज़्यादा सक्रिय होता है, छात्र गौड़ है, लेकिन उनमें दोनों सक्रिय होते हैं। और छात्र अपने विचारों को प्रदर्शित कर सकता है, उसमें नहीं प्रदर्शित कर पाता था, लेकिन इसमें वो छात्र अपने विचारों को प्रदर्शित कर पाता है, क्योंकि ऊपर हमने संरचना बताई, इस तरह संरक्षित होते हुए आता है। और फिर वो अपने विचारों को जो समझता है, जो समझा है, उसको प्रस्तुतिकरण करता है। वह मानसिक दोनों प्रकार की प्रेरणा उपयुक्त हुई है। इसके लिए जो मोटिवेशन मिल रहा है
वो बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार का हो सकता है और दोनों प्रकार के लिए प्राणायाम उपयोगी है। टीचर भी इसको प्रेरित कर सकता है और स्वतः भी वो प्रेरित होकर उसको समझा सकता है, बता सकता है। सामाजिक व्यवस्था के प्रथम 2 सोपानों में शिक्षक और अंतिम 3 सोपानों में छात्र शिक्षक दोनों ही अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। जो सामाजिक व्यवस्था है उसके प्रथम 2 सोपानों में शिक्षक जैसे और अंतिम 3 सोपानों में छात्र शिक्षक दोनों ही अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। जो ऊपर है अवबोध और प्रस्तुतिकरण है, उसमें 2 सोपानों में शिक्षक और अंतिम 3 सोपान दोनों, आत्मीकरण है, व्यवस्था है और व्यक्तिकरण है, इसमें क्या है, दोनों ही सक्रियशील हो जाते हैं। मूल्यांकन कैसे? मूल्यांकन जैसे उसमें वस्तुनिष्ठ ज़्यादा और लिखित कम तथा ओरली ज़्यादा हम उसका मूल्यांकन करते थे, लेकिन इसमें आवश्यकता न लिखित, मौखिक, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ सभी प्रकार की विधियों को अपनाया जा सकता है। पत्यों के स्पष्टीकरण पर भी विशेष बल दिया जाता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपको के सामने प्रस्तुत किया गया, उस कॉन्सेप्ट को आपको व्याख्यात करके बताना होता है। इस प्रकार से इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। अगर बौद्ध स्तर के शिक्षण के लिए सुझाव कि शिक्षण या बौद्ध स्तर का शिक्षण करते समय हमें निम्नलिखित बातों का भी ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षकों के प्रति सहानुभूति व्यवहार रखना चाहिए। शिक्षकों को छात्रों के प्रति कैसे व्यवहार रखना चाहिए? सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार रखना चाहिए। ऐसा नहीं एकदम रूडली व्यवहार नहीं रखना चाहिए और उन्हें आवश्यक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। भाई जब तक स्वतंत्रता नहीं देंगे तब तक वो क्या है, अपने कोई चीज़ समझने के लिए आगे नहीं बढ़ सके। स्मित स्तर के बाद, जब स्मित स्तर का शिक्षण हो जाए उसके बाद बौद्ध स्तर के शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्मित स्तर का शिक्षण नहीं हुआ तो बौद्ध स्तर का शिक्षण करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और प्रत्येक सोपान को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाए। कैसे किया जाए? क्रमबद्ध रूप से जो प्रत्येक सोपान है उसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। छात्रों को साथ साथ मोटिवेट भी करना चाहिए, जिससे कि कॉन्सेप्ट को वो समझ सके और फिर उसका व्यक्त कर सके। कक्षा का आकांक्षा स्तर, बच्चों के सोचने समझने के स्तर को बढ़ाना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उतावले हो सके। और शिक्षण व्यवस्था के अनुसार समस्या का समाधान भी किया जाना चाहिए कि जो छात्रों का समस्या है उनका समाधान भी किया जाए। तो ये कुछ सुझाव थे शिक्षण बौद्ध स्तर के शिक्षण का। नेक्स्ट वीडियो में हम चिंतन स्तर के शिक्षण की बात करेंगे और स्मृति बोध और चिंतन स्तर का एक तुलनात्मक अध्ययन भी हम करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो में जो बताया गया है, जो स्मृत स्तर शिक्षण है, बौद्ध स्तर शिक्षण है, वो आपको समझ में आएगा। काफ़ी डीपली बताया हमने कि क्या क्या होता है। नॉर्मली ऊपर ऊपर से छोटा सा थोड़ा थोड़ा सा बता दिया जाता है, लेकिन चूँकि ईटी में आपका ये बीएड थर्ड पेपर में ये आपको डीप में दिया गया है, इसलिए इसको हमने डीप में आपको समझाया। और डीप में समझने से आपके अंदर कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आप इजीली टीटी वगैरह में चूँकि ऊपर ऊपर का क्वेश्चन नहीं पूछता, अब अंदर से भी क्वेश्चन या सूक्ष्म क्वेश्चन भी आने लगे हैं। तो अगर इस तरह से आप इसको समझे रहेंगे तो आप कितना भी सूक्ष्म क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर दे सकेंगे। इससे एक क्वेश्चन निश्चित आता है, ये मान के चलिएगा शिक्षण स्तर से। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे उन्हें नोटिफिकेशन मिले। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।